जिस दौर में कुछ नेता अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए देश के उद्योगपतियों को निशाना बनाते हैं, उस दौर में यह देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक उद्योगपति को आखिरी बार देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसी भीड़ जुट गई जो पैसे से लाई गई भीड़ नहीं थी, बल्कि उन इमोशंस से आई हुई भीड़ थी, जो इमोशंस देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के लिए हैं। टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ऐसी भीड़ रतन टाटा के अंतिम दर्शन में दिखी, जैसी भीड़ आप किसी लोकप्रिय नेता या अभिनेता के लिए देखते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ऐसी भीड़ अमूमन नहीं देखने को मिलती। सोचिए ना आप, एक उद्योगपति के लिए लोगों का ऐसा प्यार, वो उद्योगपति किस तरह से दिलों में राज करता रहा होगा, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। रतन टाटा से जुड़े गजब के किस्से, उनकी बेमिसाल जिंदगी का चैप्टर आज पाठशाला में खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि यह प्यार ऐसे ही नहीं है। पीढ़ियों में कोई एक रतन टाटा बनता है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में एक टाटा ग्रुप को रतन टाटा 35 साल से संभाल रहे थे, और इन 35 सालों में वो टाटा ग्रुप को ऐसी ऊंचाइयों तक लेकर गए जहां आज पूरी दुनिया में भारत के इस ग्रुप का नाम है। रतन टाटा की जिंदगी भी ऐसी थी कि यहां के इंडस्ट्री लीडर्स के लिए वो मिसाल रहे। इसलिए आप देखिए कि रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए क्या नेता, क्या उद्योगपति, क्या फिल्म इंडस्ट्री, जो भी आ सकता था वो सब आए। भीड़ तो ऐसी थी कि एक बार के लिए तो भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। जिस ग्राउंड में रतन टाटा का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था, उस ग्राउंड के बाहर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए अंतिम विदाई की, फिर आपको आगे की बात बताऊं। रतन टाटा के लिए ऐसे इमोशंस इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो रोल मॉडल थे। उनकी सादगी मिसाल थी, उनकी समाज सेवा मिसाल थी, उनका काम के प्रति समर्पण बेजोड़ था, उनकी सोच में हमेशा आम भारतीयों का ख्याल रहता था। इसलिए तो लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। सुनिए रतन टाटा को चाहने वाले क्या कह रहे हैं। 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। आज मैं एक नॉर्मली पेंटिंग करता था, लेकिन सर ने मेरे हुनर को पहचाना, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे देश के बोला जाएगा तो एक हीरा, कोहिनूर हीरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में रहेगी। उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले।
रतन टाटा के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी मुंबई जैसे आज घर से निकल आई। यह रतन टाटा की शख्सियत का कमाल था कि क्या आम क्या खास, हर किसी की आंखें नम। मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। भारत सरकार की तरफ से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नमन किया, फूल अर्पित किए। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें। एक बार अमित शाह को सुनिए। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। रतन टाटा से हर कोई प्यार करता था, उनके विचारों और विजन की कद्र करता था। आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह के साथ ही एकनाथ शिंदे भी एनसीपी ग्राउंड आए। इस दौरान एकनाथ शिंदे बहुत भावुक नजर आए। केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने भी फूल अर्पित किए। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब मुंबई पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रतन टाटा पूरे देश को याद आएंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने भी रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि दी। मिलिंद देवड़ा भी वहां पहुंचे। यानी आज मुंबई में ऐसा लग रहा था जैसे हर खास और आम रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए बेताब था, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। रतन टाटा देश के बड़े उद्योगपति थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए बिजनेस वर्ल्ड के भी कई बड़े दिग्गज पहुंचे। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, सारे लोग रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए गए। इसके अलावा उद्योगपति गौतम अडानी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि रतन टाटा जो भी करते थे उनका लक्ष्य होता था कि उससे भारत की तरक्की। उनको इंडिया से इतना प्रेम था कि वो हर काम जो करते थे वो चाहते थे कि इंडिया में उसके कारण कुछ फर्क पड़े, उन्नति हो। भारत रत्न लेने की उनको मांग है, तो इस तरीके से आपका क्या कहना है? आप सपोर्ट करेंगे? उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो जरूर सपोर्ट करूंगा। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने बॉलीवुड भी उमड़ पड़ा। आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने गए। रतन टाटा को नमन करने के बाद आमिर खान ने कहा कि रतन टाटा ने देश के लिए जो योगदान दिया वो अमूल्य है और रतन टाटा हमेशा याद किए जाएंगे। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा की छवि कभी उद्योगपति वाली रही ही नहीं। वो हमेशा अपनी चैरिटी, अच्छाई, नम्रता की वजह से जाने जाएंगे। अनुपम खेर ने रतन टाटा से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया, आप भी सुनिए। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और
5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज़, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज़। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। मैंने तो उनके इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। दरअसल सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो रतन टाटा हर भारतीय के दिल में बसे। रतन टाटा के प्रति लोगों में कितना सम्मान है उसकी एक तस्वीर देखिए। यह कल रात की तस्वीर, मुंबई के गोरेगांव में गरबा खेला जा रहा था। जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर मिली, वहां मौजूद सभी लोगों ने गरबा रोक दिया। रतन टाटा के सम्मान में लोगों ने थोड़ी देर शांत रहकर प्रार्थना की। यह है रतन टाटा की कमाई। जो लोग कभी रतन टाटा से मिले तक नहीं, वो भी रतन टाटा के निधन से दुखी है। रतन टाटा के लिए इतने इमोशंस उन लोगों के हैं जो रतन टाटा से शायद कभी नहीं मिले, शायद कभी नजदीक से देखा भी नहीं होगा, सिर्फ रतन टाटा के बारे में सुना या पढ़ा होगा। सोचिए उन लोगों पर रतन टाटा के जाने से क्या बीत रही होगी जो सालों से रतन टाटा के साथ काम करते रहे। ऐसे ही एक शख्स है शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त थे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का हर कदम पर साथ देने वाला कोई था तो वो शांतनु नायडू थे। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान शांतनु बाइक पर सबसे आगे चल रहे थे। रतन टाटा के निधन पर शांतनु ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। शांतनु ने लिखा कि इस दोस्ती से जो खालीपन मेरे अंदर आ गया है या रह गया है, उस खालीपन को भरने में जिंदगी का बचा हुआ समय लगाऊंगा। प्यार की कीमत दुख से चुकानी होती है। अलविदा माय डियर लाइट हाउस। जैसे रतन टाटा के करीबी शांतनु नायडू की इमोशनल कर देने वाली तस्वीर आज दिखी, वैसी ही एक तस्वीर रतन टाटा के जो उनके पालतू डॉगी थे उनकी भी दिखी। आज जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में एनसीपीए ग्राउंड में पहुंचा तो उनके डॉगी को भी वहां पर लाया गया। रतन टाटा से इस डॉगी का लगाव इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। डॉगी काफी देर तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास खड़ा रहा और वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस डॉगी का नाम गोवा है और उसे यह नाम खुद रतन टाटा ने दिया था। गोवा के केयरटेकर ने बताया कि करीब 11 साल पहले टाटा ग्रुप के कुछ कर्मचारियों को गोवा ट्रिप के दौरान यह स्ट्रीट डॉग सड़क पर पड़ा हुआ मिला था और वो उसे मुंबई ले आए। गोवा से लाए जाने की वजह से रतन टाटा ने इसका नाम गोवा रख दिया। तब से डॉगी रतन टाटा के आवास बॉम्बे हाउस में ही रहता था और इसके साथ रतन टाटा का भी खास लगाव था। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें रतन टाटा गोवा के साथ नजर आ रहे हैं। गोवा के केयरटेकर से सुनिए वो कैसे रतन टाटा की फैमिली का मेंबर बन गया था। और ये कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था हम लोग, पिकनिक गया था तभी। इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं। गोवा, इसका नाम गोवा क्यों रखा? गोवा से आया इसके लिए गोवा नाम रखा। रतन टाटा को कुत्तों से इतना लगाव था कि इसके किस्से सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले शांतनु नायडू से रतन टाटा की दोस्ती के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि रतन टाटा के जीवन के अंतिम कुछ सालों में शांतनु नायडू ही हर कदम पर रतन टाटा को संभालते थे। शांतनु नायडू ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ की थी। टाटा ग्रुप में काम करते हुए शांतनु नायडू कुत्तों की देखभाल भी किया करते थे। कुत्तों की सुरक्षा के लिए शांतनु ने मोटोपॉज नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें शांतनु नायडू ने सड़क हादसों से कुत्तों को बचाने के लिए स्पेशल कॉलर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए शांतनु ने रतन टाटा को पत्र लिखकर प्रपोजल भेजा। इस प्रपोजल से रतन टाटा प्रभावित हुए और शांतनु को मुलाकात के लिए घर बुला लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मोटोपॉज टाटा ग्रुप की फंडिंग वाला स्टार्टअप बन गया। आज मोटोपॉज देश के 17 शहरों में काम कर रहा है और इसमें 250 कर्मचारी भी हैं। रतन टाटा से पहली मुलाकात का जिक्र शांतनु ने अपनी किताब में भी किया है और उसके बारे में लिखा है कि द डे आई मेट विथ माई लाइट हाउस। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु ने विदाई में भी यही लिखा, अलविदा माई डियर लाइट हाउस। रतन टाटा की जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट भी जानवरों, खासकर कुत्तों की देखभाल से जुड़ा हुआ था। रतन टाटा जानवरों के लिए अस्पताल बनाना चाहते थे। 2017 में मुंबई में स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनवाया। यहां एक बार में 200 जानवरों का इलाज किया जा सकता है। रतन टाटा ने अस्पताल के लिए ब्रिटेन से मशहूर डॉक्टर बुलाए। ब्रिटिश वेटरनरी डॉक्टर थॉमस हीथ कोट को मुंबई में बसा दिया।
5 मंजिला अस्पताल 98,000 स्क्वायर फीट में फैला है। अस्पताल को बनाने में कुल 165 करोड़ रुपए की लागत आई। यहां 24 घंटे 5 स्टार इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू की सुविधा है। रतन टाटा के करीबी शांतनु नायडू इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। रतन टाटा को डॉग्स से कितना लगाव था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई में टाटा ग्रुप का मुख्यालय बॉम्बे हाउस हो या फिर टाटा ग्रुप का कोई दूसरा दफ्तर या होटल, हर जगह स्ट्रीट डॉग्स के आने जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। रतन टाटा भी बॉम्बे हाउस में अपने पालतू डॉग्स के साथ वक्त गुजारना बेहद पसंद करते थे। डॉग्स से रतन टाटा के प्यार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी आपको बताता हूं। रतन टाटा को अपने 2 पालतू डॉगी टीटो और टैंगो से बेहद लगाव। साल 2018 की बात है। रतन टाटा को ब्रिटेन के शाही परिवार ने सम्मानित करने के लिए न्योता भेजा कि आइए आपको सम्मान दें। रतन टाटा को जरूरतमंदों की मदद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जा रहा था और यह बकिंगम पैलेस में मिलना था, वहां सेरेमनी रखी गई। लेकिन इसी दौरान रतन टाटा का एक डॉगी बहुत बीमार पड़ गया। अपने पालतू डॉगी के बीमार होने की वजह से रतन टाटा ने ब्रिटेन जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में वो डॉगी को अकेला नहीं छोड़ सकते भाई। रतन टाटा के सेरेमनी में नहीं आने की वजह पता लगने के बाद किंग चार्ल्स III उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा था कि रतन ऐसे ही आदमी है, इसी वजह से टाटा का घराना इतना महान बना है। मतलब इतना लगाव। ऐसा नहीं कि भाई डॉगी हैं, चलो अब ब्रिटेन के राजशाही परिवार से न्योता मिला है, वो अवार्ड दे रहे हैं, पैलेस में अवार्ड मिलेगा, नहीं। उनकी प्रायोरिटीज क्लियर थी कि जिस डॉगी के साथ रह रहा हूं वो बीमार है तो उसको देखना जरूरी है, अवार्ड तो मिलता रहे। रतन टाटा की जो बातें सबसे अलग थी या जो उन्हें अलग करती थी, वो बातें हैं उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके अंदर की करुणा, मानवता या रिश्तों को निभाना। भाई डॉगी से भी रिश्ता निभाना, आज की डेट में लोग भाई भाई से रिश्ता नहीं निभा रहे, मां बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं और एक व्यक्ति ब्रिटेन के शाही परिवार का जो है न्योता ठुकरा देता है अपने डॉगी के लिए। तो रिश्ता ही तो है, ये रिश्ता निभाना भी तो सीखना चाहिए। रतन टाटा की खासियत ही यही थी कि वो तड़क भड़क से दूर रहते थे, दिखावे से उन्हें बहुत चिढ़ थी। उनके पास सेक्रेटरीज की फौज नहीं होती थी। जब तक उम्र साथ दे रही थी वो अपना बैग, अपनी फाइल्स खुद उठाते थे। वो चुपचाप अपना काम करते थे, किसी को ये लगने भी नहीं देते थे कि वो इतने बड़े आदमी। उन्हें ना घूमने का शौक, ना भाषण देने का शौक था, ना दिखावे का शौक था। उन्हें एकांत में रहना पसंद था। मुंबई में जब भी वो होते थे तो वीकेंड पर अपने फार्म हाउस में एकांत में रहते थे। वहां सिवाय उनके कुत्तों के कोई और नहीं होता था। रतन टाटा की सादगी के किस्से मशहूर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा की सादगी के बारे में बताया था कि वो खुद अपनी गाड़ी चलाते थे और अपना बैग खुद उठाते थे। यानी चाहे सिंप्लिसिटी हो, चाहे दूसरों के दुख और पीड़ा को महसूस करने की बात, चाहे दूसरों की मदद करने की बात हो, रतन टाटा वाकई सबसे अलग। नहीं तो आज के जमाने में बिना मतलब कोई किसी की हेल्प तक नहीं करता। नौकरी देने वाला बॉस भी यही सोचता है कि सैलरी तो दे ही रहा हूं और किस चीज से मतलब है। लेकिन रतन टाटा की सोच आप देखिए कि जब 26/11 का हमला मुंबई में उनके ताज होटल पर हुआ तो इस हमले के बाद उनके ऊपर इतनी चुनौतियां आ गई थी और उनके अपने कर्मचारियों का भी उन्हें ख्याल रखना। ताज होटल में हुए आतंकी हमले के बाद रतन टाटा की जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई। आतंकी हमले की वजह से टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस समेत दूसरे कारोबार की हालत खराब हो गई थी। लेकिन उन्होंने ताज होटल को फिर से खोलने और आतंकी हमले में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों की देखभाल का संकल्प लिया। 21 महीने के अंदर उन्होंने करीब 84 करोड़ रुपए खर्च करके ताज होटल को दोबारा खोल के दिखा दिया। रतन टाटा ने आतंकी हमलों से प्रभावित टाटा समूह के 80 कर्मचारियों के परिवार वालों से उनके घर जाकर बाकायदा मुलाकात की और हमले में मारे गए कर्मचारियों की पूरे जीवन की सैलरी उनके रिश्तेदारों को दी, पूरे जीवन की सैलरी। इसके अलावा रतन टाटा ने आतंकी हमले में मारे गए कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई। आतंकी हमले के 1 महीने के अंदर टाटा ग्रुप ने इस तरह की ट्रेजेडी के बाद लोगों की मदद के लिए ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया। रतन टाटा ने आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में मारे गए कर्मचारियों और मेहमानों की याद में ताज होटल के परिसर में एक मेमोरियल भी बनाया। ये थे रतन टाटा। ताज होटल पर जब आतंकी हमला हुआ था तो उसकी जानकारी मिलने पर रतन टाटा खुद वहां पहुंच गए। 3 दिन तक होटल के बाहर डटे रहे और लगातार अपडेट लेते रहे। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि उन्हें किसी ने फोन करके होटल के अंदर गोलीबारी होने की जानकारी दी थी।
जिसके बाद उन्होंने होटल के स्टाफ को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कार निकाली और अपनी जान की परवाह किए बिना ताज होटल के लिए निकल पड़े। उन्होंने होटल के अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन गोलीबारी की वजह से उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। उन्होंने सरकार से कहा कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जरूरत पड़े तो पूरी प्रॉपर्टी को ही बम से उड़ा दो। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा होटल और रतन टाटा कह रहे हैं कि उड़ाना है तो उड़ा दो, लेकिन आतंकियों को खत्म करो। ये थे रतन टाटा, देश से ऊपर कुछ नहीं। ये थी उनकी सोच। रतन टाटा के अंदर जो सादगी थी, जो सरलता थी, जो करुणा थी, मानवता थी, वो गुण इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जिंदगी को इस तरह से नहीं जिया कि वो भारत के एक बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हुए, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। ऐसी सोच नहीं थी उनकी। इतने बड़े कारोबारी घराने से आने के बावजूद उन्होंने अपने ही ग्रुप की कंपनीज में वैसी ही नौकरी की जैसे दूसरे आम कर्मचारी करते। रतन टाटा ने अमेरिका में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी और वहीं जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 1962 में दादी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रतन टाटा अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। एक और उदाहरण कि रतन टाटा अपने रिश्तों के लिए कितना समर्पित थे। आज यहां लोग, कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग मां बाप मर जाते हैं, अमेरिका से लोग आ नहीं पाते, कोई पड़ोस वाला अंतिम संस्कार करता है। उस जमाने में रतन टाटा अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत आ गए थे क्योंकि दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने फिर यहीं पर टाटा ग्रुप की कंपनी में नौकरी करना शुरू किया। रतन टाटा को जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में नौकरी दी गई। ये एक तरह की इंटर्नशिप थी जिसमें उन्हें फैक्ट्री के दूसरे मजदूरों की तरह नीला ओवरऑल यानी नीली ड्रेस पहनकर काम करना पड़ा। कुछ समय बाद रतन टाटा को प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद वो टाटा मोटर्स के एमडी एसके नानावटी के विशेष सहायक बन गए। जमशेदपुर में रतन टाटा ने करीब 6 साल काम किया। उनकी कड़ी मेहनत की चर्चा मुंबई तक पहुंची और उस वक्त टाटा ग्रुप के सर्वेसर्वा जेआरडी टाटा ने उन्हें मुंबई बुलाया। रतन टाटा को टाटा ग्रुप की खस्ता हाल हो चुकी कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। रतन टाटा की लीडरशिप में 3 साल के अंदर नेल्को का कायापलट हो गया। टाटा ग्रुप की यह कंपनी प्रॉफिट में आ गई। इसके बाद रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया। यानी रतन टाटा अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे, ये नहीं कि अरे सब विरासत में मिला है। रतन टाटा ने अपनी मेहनत और अपनी सोच से इतना प्रभावित किया कि जब जेआरडी टाटा 75 साल के हुए और टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी की चर्चा होने लगी तो रतन टाटा का नाम आने लगा कि वो ग्रुप को संभालने के लिए सबसे काबिल है। साल 1991 में जेआरडी टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष पद छोड़ दिया और रतन टाटा को जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया। जेआरडी का मानना था कि रतन टाटा के पक्ष में सबसे अहम चीज थी उनका टाटा सरनेम होना। जेआरडी टाटा के दोस्त नुस्ली वाडिया और उनके सहायक शाहरुख साबवाला ने भी रतन टाटा के नाम की वकालत की। 25 मार्च 1991 को रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बना दिया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप भारत के घर घर में जाना पहचाना ब्रांड बन गया। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने ही टाटा ग्रुप को ग्लोबल पहचान भी दिलाई। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने ग्लोबल टी ब्रांड टेटली को खरीद लिया। टेटली ब्रिटेन का सबसे बड़ा चाय ब्रांड था। साल 2007 में स्टील बनाने वाली डच कंपनी कोरस को खरीद लिया। यह उस समय किसी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा सौदा था। साल 2008 में टाटा ग्रुप ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा। इससे पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप के नाम की चर्चा होने लगी। रतन टाटा से जुड़ा आपको वो किस्सा भी सुनाता हूं जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 90 के दशक में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के तहत छोटी गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन 1999 आते आते घाटे की वजह से टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने पहुंचे। डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कह दिया कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान करूंगा। ये बात रतन टाटा को एकदम चुभ गई। उन्होंने अपना गुस्सा तो जाहिर नहीं किया, लेकिन मुस्कुराते हुए डील को कैंसिल करने का मन बना लिया। इसके बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा की कार पर लगा दिया। साल 2008 में उनकी कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का ग्राफ नीचे जा रहा था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। फोर्ड मोटर्स के घाटे को देखते हुए रतन टाटा ने उसके सबसे मशहूर जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि बिल फोर्ड को कंपनी बेचने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। और यही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि इस डील से आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया।
ये थे रतन टाटा। और फोर्ड मोटर्स पर टाटा मोटर्स के एहसानों का यह सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा जब फोर्ड मोटर्स ने भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया। इस बार भी फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना प्लांट टाटा मोटर्स को भेजा। रतन टाटा हमेशा आम भारतीयों के बारे में सोचते थे, आम लोगों की परेशानियां कैसे दूर की जाए, इसके लिए नए नए तरीके खोजते थे। आम आदमी के लिए ही रतन टाटा ने सस्ती लखटकिया कार तक लॉन्च कर दी थी, आपको याद होगा, टाटा नैनो। रतन टाटा जानते थे कि आम इंसान महंगी कार कहां खरीद पाएगा, इसलिए 1 लाख रुपए की कीमत वाली टाटा नैनो लॉन्च की थी उन्होंने। सस्ती कार बनाने का आइडिया भी रतन टाटा को राह चलते आया था। एक दिन रतन टाटा कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार के 4 लोग स्कूटर पे कहीं जा रहे थे। बारिश में स्कूटर फिसल गया और सभी लोग गिर गए। यह देखकर रतन टाटा बहुत आहत हुए। सोचा अगर इनके पास कार होती तो ऐसा हादसा तो नहीं होता। इसी के बाद रतन टाटा ने नैनो बनाने की ठान ली कि ऐसी छोटी कार बनाऊंगा, ऐसी अफोर्डेबल कार बनाऊंगा कि आम आदमी भी खरीद सके और परिवार के साथ चल सके। नैनो कार के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाया, लेकिन सिंगूर के प्लांट में जमीन अधिग्रहण को लेकर इतना बवाल हुआ, ममता बनर्जी ने किया वहां पर यह बवाल कि टाटा ग्रुप को अपना प्लांट बंगाल से शिफ्ट करना पड़ा। ममता बनर्जी के विरोध के बाद जब टाटा ने बंगाल से नैनो कार प्लांट हटा लिया, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्होंने तुरंत रतन टाटा को फोन पर एक मैसेज भेजा। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वेलकम टू गुजरात, सिर्फ इतना मैसेज भेजा नरेंद्र मोदी ने। इस मैसेज के 3 दिन बाद टाटा को गुजरात में जमीन मिल गई। इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बाद में बताया था कि 1 रुपए का एसएमएस खर्च करके गुजरात के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश मिल गया। यह भी विडंबना देखिए कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के बड़े लीडर और जनहितैषी परोपकारी व्यक्ति थे। रतन टाटा के निधन से भारतीय उद्योग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि ममता बनर्जी की ही वजह से रतन टाटा को अपनी उस ड्रीम कार का प्लांट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा, जो ड्रीम कार उन्होंने करोड़ों आम भारतीयों के लिए सोची थी। लेकिन ममता बनर्जी ने जिसे ठुकराया उसे नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और गुजरात में जगह देकर वहां पर निवेश और नौकरी लेकर आए। यही फर्क है नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं में। आज रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से लोगों को अपना मुरीद बना लिया। रतन टाटा के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि रतन टाटा के साथ गूगल में आखिरी मुलाकात के दौरान हमने वेमो की प्रोग्रेस पर बात की। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए। वो भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को डेवलप करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रतन टाटा की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को आज तक नहीं पता है, जैसे उन्होंने जीवन भर शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ के बारे में भी आज आपको बताते हैं, वहां भी बहुत कुछ सीखने लायक है। 2020 में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज पर रतन टाटा से बातचीत के कुछ हिस्से छपे थे। उसमें रतन टाटा ने अपनी इमोशनल कहानी बताई। रतन टाटा ने बताया था कि उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए, उन्हें कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन दिनों तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनका हर तरीके से ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी मां ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छेड़ते थे, उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने शांत रहना सिखाया। यह सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना है, और ये वो संस्कार हैं जो आज तक उनके साथ बने हुए हैं। रतन टाटा ने इसी में यह भी बताया था कि कैसे पिता के साथ उनके मतभेद थे। रतन टाटा के मुताबिक वो वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखें। रतन टाटा अमेरिका पढ़ने जाना चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में पढ़ाई करें। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे रतन टाटा इंजीनियर बने। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ना होती तो वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जा भी नहीं पाते। अमेरिका में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया जो उनके पिता चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जेक्ट बदल लिया और आर्किटेक्ट की डिग्री लेकर निकले। इससे उनके पिता बहुत नाराज थे।
लेकिन आखिरकार रतन टाटा ने जो चाहा वही किया। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ने सिखाया था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से और मृदुभाषी होकर भी कही जा सकती है वो बात। रतन टाटा ने अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वहीं लॉस एंजलिस में नौकरी शुरू की और यहीं पर उन्हें प्यार हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच गया था। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्प किस्सा भी बताया था। उन्होंने बताया था कि लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चर फर्म में उन्होंने करीब 2 साल काम किया। वहां का मौसम शानदार था, उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, उनके पास अब अपनी गाड़ी हो गई थी और इसी दौरान लॉस एंजलिस में उन्हें प्यार हो गया। करीब करीब शादी तक बात पहुंच गई, लेकिन उन्हें टेम्पररी भारत लौटने का फैसला करना पड़ा क्योंकि उनकी दादी पिछले 7 साल से बीमार थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। रतन टाटा ने सोचा कि जब वो भारत लौटेंगे तो उनके साथ साथ वो लड़की भी भारत आ जाएगी जिससे वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये साल 1962 की बात है और उस वक्त भारत चीन युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध की वजह से लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो लड़की भारत आए और इस वजह से उनकी शादी की बात वहीं पर खत्म हो गई। 2011 में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि उनके जीवन में 4 बार ऐसा हुआ कि बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन हर बार किसी ना किसी डर से वो शादी से पीछे हट गए। हर मौका अलग किस्म का था, लेकिन जब वो इन मौकों से जुड़े हुए लोगों को अभी देखते हैं तो लगता है कि शादी न करने का फैसला बुरा नहीं था। उनका मानना था कि अगर शादी हो जाती तो शायद उनके लिए चीजें और जटिल हो जाती। तो ये थे रतन टाटा और उनके जीवन से इतना कुछ सीखने के लिए रतन टाटा भले चले गए, लेकिन अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर गए। सिर्फ कंपनी के तौर पर नहीं, सिर्फ उन्होंने देश के लिए जो किया वो नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका, रिश्तों को निभाने का तरीका, दूसरों के लिए सोचने का तरीका, ये सब कुछ ऐसा छोड़कर गए हैं रतन टाटा जिससे सीखा जा सकता है, जिससे बेहतर इंसान बना जा सकता है। इसलिए रतन टाटा को सलाम है। नौ दिनों तक चलने वाले मां दुर्गा की उपासना का पर्व शुरू होने के बाद से ही हर कोई त्योहार के मूड में नजर आ रहा है। पश्चिमी भारत में गरबा का जोश है, पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई दे रही है, पंडाल सजे हुए, भक्तों का तांता लगा है। शक्ति पीठों पर मेले जैसा माहौल है, शहर शहर माता की झांकियां निकाली जा रही हैं, गली गली जागरण हो रहे हैं। इस बीच महासप्तमी के मौके पर दुर्गा पंडाल खुले तो भक्तों की आंखें दंग रहे। अलग अलग थीम पर बनाए गए दुर्गा पंडाल देखते ही बन रहे। इतने क्रिएटिव दुर्गा पंडाल कि लोग अपनी नजर नहीं हटा पा रहे। तो हमने सोचा आपको भी इन दुर्गा पंडालों के दर्शन कराएं। अब आप हर शहर में तो जाएंगे नहीं, तो पाठशाला के माध्यम से मां के भी दर्शन कीजिए और दुर्गा पंडालों के। भव्य दुर्गा पंडालों की झलक दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर देखिए जो आपको सनातन की शक्ति का एहसास कराएगी। पीएम मोदी कहीं भी हों, धर्म कर्म से दूर नहीं रहते। इन दिनों पीएम मोदी लाओस के दौरे पर हैं, जहां वो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। लाओस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद खास तौर पर पीएम मोदी के लिए रामलीला का कार्यक्रम रखा गया। रामलीला देखने के लिए पीएम मोदी लाओस के रॉयल थिएटर ऑफ लुआंग प्रबांग पहुंचे, जहां लाओस के कलाकारों ने लाओ रामायण के एक एपिसोड का मंचन किया। लाओस में लाओ रामायण को फ्रा लक फ्रा राम के नाम से भी जाना जाता है। यह महाकाव्य दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी सभ्यता और संबंधों को दर्शाता है। वैसे लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरह से भारत में जगह जगह दशहरे से पहले रामलीला का आयोजन होता है, ठीक उसी तरह लाओस में भी लाओ रामायण के तहत रामलीला का आयोजन होता है। लाओ रामायण देखने के बाद पीएम मोदी ने रामायण के कलाकारों से बात की और उनके साथ फोटो भी खींची। लाओस की तरह ही हिंदुस्तान में भी भव्य रामलीला का आयोजन और मां दुर्गा की पूजा दोनों हो रही है। वैसे तो पूरे देश में दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सज रहे दुर्गा पंडालों में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। पंडाल भी ऐसे ऐसे और इतने भव्य बनाए जा रहे हैं कि भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। सिर्फ कोलकाता की बात करें तो यहां 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समितियां हैं, जो हर साल अलग अलग थीम पर सामाजिक संदेश के साथ पूजा पंडाल बनाती हैं। इनमें से 200 से ज्यादा पंडाल ऐसे होते हैं जिसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा की होती है। कोलकाता में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया भव्य दुर्गा पंडाल अब आपको दिखा रहा हूं। ये दुर्गा पूजा पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने बनाया है। एक झलक देखेंगे तो लगेगा कि आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के सामने खड़े हैं। देखिए ना भाई, ये पंडाल है, ये बालाजी के मंदिर की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। पंडाल में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बालाजी के साथ मां दुर्गा के भी दर्शन हो रहे हैं। इस पंडाल की खास बात यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को
करोड़ों के आभूषण से सजाया गया है। यानी पंडाल को बनाने में तो करोड़ों खर्च हुए ही, मां दुर्गा की प्रतिमा को कई किलो सोने से सजाने में भी लाखों करोड़ों लगे। सोने से सजी मां दुर्गा के साथ बालाजी के दर्शन करने के लिए इस पंडाल में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि पंडाल में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए खास तैयारी की गई। लड्डू बनाने के लिए तिरुपति मंदिर से 15 लोगों को बुलाया गया है, जो शुद्ध घी से ठीक वैसा ही लड्डू बना रहे हैं जैसे लड्डू तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलते हैं। वो वाले नहीं जो अभी विवाद में आए थे, उससे पहले वाले। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक बन रहे हैं। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता में बनाए गए इस पंडाल को देखिए, जिसे खाने में डालने वाले मसालों से सजाया गया है। पूरे पूजा पंडाल को तेजपत्ता, हल्दी, सूखी मिर्च और किचन में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग मसालों से सजाया गया है। पंडाल की छत को मसालों की डिब्बियों से डेकोरेट किया गया है, जबकि मां दुर्गा के प्रतिमा के पीछे बने मंडप को हल्दी, सूखी मिर्च और तेज पत्तों से सजाया गया है। कोलकाता के पंडालों में लोग इसकी भव्यता के साथ क्रिएटिविटी और इसमें छिपा संदेश भी देखने आते हैं। अपनी इसी क्रिएटिविटी के लिए नाबांकुर पूजा समिति का पंडाल लोगों का ध्यान खींच रहा है। पंडाल की थीम है हरियाली का संरक्षण। खास बात है कि पंडाल को सजाने के लिए 8000 से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल हुआ है। इतने पौधों से सजे पंडाल में जो भी पहुंच रहा है उसे लग रहा है जैसे वो किसी जंगल में आया है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी ऐसे बनाई गई है जैसे किसी पौधे का ही हिस्सा। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को सजाने के लिए 8 महीनों से तैयारी की जा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद इन पौधों को एक एनजीओ को सौंप दिया जाएगा, जो इन पौधों को लोगों में बांटेंगे। कोलकाता के अब एक और पंडाल को देखिए, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जहां अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के कोच को मां दुर्गा के पंडाल में तब्दील कर दिया गया है। पंडाल में दाखिल होने पर ऐसा लगता है जैसे मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए हों। हर एक चीज जो आपको एक मेट्रो कोच में दिखती है वो आपको यहां दिखाई देगी। सीट से लेकर स्टेशन का स्क्रीन, साइन बोर्ड, सब कुछ हूबहू मेट्रो स्टेशन जैसा बनाया गया है। खास बात है कि इस पंडाल में वाइब्रेशंस और मोशन भी फील होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप मेट्रो ट्रेन में सफर करते वक्त महसूस करते हैं। कोलकाता में सॉल्ट लेक में सजाए गए अब इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखिए, जिसे बारिश के पानी को इकट्ठा करके अनोखी थीम पर तैयार किया गया। बारिश का पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, जो कि नीचे रखे बर्तनों पर गिरता है और उससे ड्रम की धुन सुनाई देती है। इस दुर्गा पंडाल से बारिश का पानी बचाने का संदेश भी दिया गया। एक बार दिखाइए, सुनाइए आवाज। कोलकाता की चेतला अग्रणी समिति ने अपने दुर्गा पूजा पंडाल में गंगा प्रदूषण की थीम को लिया है। पंडाल में काशी की गंगा आरती को दिखाया गया है। पंडाल में काशी के घाटों पर बने शिव मंदिर को दिखाया गया है और वहां पर जिस तरह से आरती हो रही है, एक बार के लिए आपको लगेगा कि आप काशी घाट पर मौजूद हैं, काशी के घाट। आप खुद तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। ये तस्वीरें आप देखिए तो सिर्फ मां दुर्गा की पूजा की बात नहीं है, उन्हें नमन करने की बात नहीं है, लेकिन लोग जिस तरह से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह के पंडाल बन रहे हैं, वो देखकर भी लोग हैरान रह जा रहे हैं। ब्रेक के बाद पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा को लेकर और हरियाणा में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पंचकुला में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर सूत्रों का दावा है कि पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खुद पीएम मोदी वहां उस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं।